एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो अभी तक मैट्रिसेस हम लोग कवर कर रहे थे। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग मैट्रिसेस 4 लेक्चर्स हुए उसके मैट्रिसेस के, तो उसमें हम लोगों ने DPP1 और DPP2 सॉल्व किया। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा मैट्रिसेस आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। तो मैट्रिसेस में कुछ चीज़ें जो थी वो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर डिटर्मिनेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो मैट्रिसेस का ऐसा सिंबल था, पहला तो ये था। दूसरी चीज़ ये है, ये क्या होता था, रोज होते थे, रो 1, रो 2, रो 3 ऐसे सो ऑन। ये क्या होता था, ये होता था कॉलम। कॉलम, ठीक है। कॉलम का भी वैसे ही नंबरिंग होता है 1 2 3 सो ऑन। ओके, अब यहां पे हम क्या लिखते थे, यहां पे हम लोग ऑर्डर लिखते थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर यहां पे क्या हो गया, मान लो इसमें कितने रो हैं, 3 हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते ही हो, ये हो गया ऑर्डर। उसके बाद क्या आता था, मैट्रिक्स में आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इक्वालिटी, ये सब चीजें देखी। तो इक्वालिटी कब होता था, इक्वलिटी तब होता था जब इसका पहली चीज ऑर्डर सेम हो जाए। हाँ, ऑर्डर सेम मतलब जो ये ऑर्डर है वही दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, तब जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा। और इक्वल कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब कि यहाँ अगर x y z w है और इधर मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहली चीज इसका ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका कॉलम के बारे में, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। उसके बाद आया था एडिशन के बारे में, बात की थी हम लोगों ने। एडिशन के लिए एक ही कंडीशन होता है, क्या, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा एडिशन इज नॉट पॉसिबल। एडिशन कैसे करते हैं मैं फिर वो बताने नहीं जा रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, और सब्ट्रैक्शन में भी वही था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। पहला वाला मैट्रिक्स जैसे a माइनस बी निकालना है, तो a में से b वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, b माइनस a करने जा रहे हैं तो b में से a को माइनस करेंगे। ये हो जाता एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर आया था मल्टीप्लिकेशन पे बात। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या देख रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन में आपका ये था कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स है x, चलो a क्रॉस b ऑर्डर है उसका, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो मैंने क्या बोला था कि भाई पहला कंडीशन n इज इक्वल टू a होना चाहिए। अगर n इज इक्वल टू a है, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इसका नंबर ऑफ रोज हो जाए, तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मैंने a और b को इंटू किया और मुझे मिला c मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है i इंटू j का। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा इसके टर्म्स में, तो इसके लिए भी मैंने रूल बताया था कि यार बीच वाले को कैंसिल कर दो, जो सेम थे उसको हटा दो और लास्ट वाले को लिख दो। तो पहले आ रहा है m, तो यानी i की जगह पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और लास्ट में b आ रहा है, तो यानी c का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस b। तो ये सब बेसिक जेई में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, तो इसको आप पकड़ के रखिएगा। और आसान चैप्टर है काफी मैट्रिसेस, ऐसा कुछ इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे वो आज हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से, तो इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन आपको फिर से बताऊंगा ही। चलिए, उसके बाद एडिशन आप आराम से कर लेते हो, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, तो वो भी अब आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे उम्मीद है, तो वो भी हो जाता होगा। अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। अभी तक तो ये था कि यार मैट्रिसेस तो हो गया, डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो डिटर्मिनेंट्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स को कोई एक वैल्यू असाइन की जा रही है तब वो डिटर्मिनेंट हो जाता है। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, मॉड की तरह होता है। 2 पैरेलल लाइंस आप बना दो,
और उसके अंदर उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दो। तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट को ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे भी लिखते हैं, det ऑफ ए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी अगर कहीं लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है, दोनों सेम होता है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसको आपको समझना है। तो उसको निकालने से पहले मैं आपको माइनर और कोफैक्टर बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे। मतलब कि यही मैट्रिक्स को अगर हम मुझे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 2 3 4 बस। अब देखो 2 क्रॉस 2 का अगर आपको, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट कब वैलिड होता है, कब निकाला जा सकता है, जब वो स्क्वायर हो। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉसिबल है, नहीं तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, पहली चीज। अब देखिए ये हो गया 1 इंटू 4, आप कैसे करोगे, इस डायगोनल का इंटू करोगे पहले, 1 इंटू 4, 4 आ गया, फिर माइनस 3 इंटू 2, 6। अब देखिए कुछ लोगों को डाउट ये आता है, सर ये तो मॉड लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वो वाला मॉड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला और वो मॉडुलस फंक्शन वाला, ये देखने में वैसा है लेकिन ऐसा नहीं, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। तो ये डाउट में मत रहिए कि ये तो पॉजिटिव ही आएगा, -2 आ रहा है, सही है ये। तो अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आप क्या कहोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपल, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं 1 क्रॉस 1 पे। इसको भी तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि एक रो है एक कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका क्या आंसर होगा, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जो लिखा है वही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, कुछ करना नहीं है, जो लिखा है वही आंसर है। यहां पे ऐसे करना है। अब क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड में हो चाहे एडवांस में हो, वो यहां से नहीं आने वाले हैं, उनको इतना फिसड्डी सा क्वेश्चन नहीं देना है, उनको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देना है। तो अच्छा क्वेश्चन देना है तो भाई वो जाएंगे 2 क्रॉस 2 से 3 क्रॉस 3 पे चले जाएंगे। तो 3 क्रॉस 3 की बात कर लेते हैं। चलिए तो 3 क्रॉस 3 में देखते हैं, 3 क्रॉस 3, और इसको आप जनरलाइज समझ लीजिएगा। मैं 3 क्रॉस 3 से आपको समझाऊंगा और आपके सिलेबस में भी 3 क्रॉस 3 ही है, तो उससे आप और स्क्वायर मैट्रिक्स का 4 क्रॉस 4 का भी आप खुद समझिएगा, मैं नहीं समझाऊंगा, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। तो देखिए ये है ABCDEFGHI, ये कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। तो देखिए ये बताने से पहले आपको क्या करना है, पहले मैं बताने जा रहा हूं कि इसका माइनर कैसे निकलेगा। माइनर पहले समझ लेते हैं, फिर मैं कोफैक्टर बताऊंगा आपको माइनर क्या होता है। तो देखिए अगर इस एलिमेंट का पोजीशन आपको बताना हो तो आप क्या बोलोगे, पहला रो पहला कॉलम A11, हाँ इसका बोला जाएगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है माइनर बताइए किसका, किस एलिमेंट का, तो माइनर ऑफ A11। अब A11 कौन है, A है। अब देखिए यहां पे माइनर कैसे निकाला जाता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पोजीशन ये बोल रहा है फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को आप कवर कर लेंगे, कवर कर लिया आपने, ओके। अब आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम भी आप कवर कर लीजिए। क्या दिख रहा है आपको, EFHI। अब आप जैसे करते थे ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आप वही कर दोगे, E इंटू आई माइनस H इंटू F, ठीक है आंसर। तो ये हो गया आपका माइनर। चलिए
अब हम लोग निकालते हैं A12। A12 कैसे निकलेगा? सिंपल, फर्स्ट रो कवर कर लिया, फर्स्ट रो कवर, सेकेंड कॉलम को कवर कर लिया। अब क्या दिख रहा है? DFGI, DFGI दिख रहा है, तो D इंटू आई माइनस G इंटू एफ। ठीक है, सिंपल। कुछ इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, एकदम आराम से आपको बस प्लस माइनस इंटू यही छोटे मोटे बस करने हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन फंक्शन से भी आ जाते हैं इसमें, ऐसा नहीं है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना कि ये कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ फिर नहीं होगा कि इतना आसान कैलकुलेशन भी तुम नहीं कर पा रहे हो। अब उसके बाद A13 मतलब C एलिमेंट, इसका माइनर, तो इसको कवर कर लीजिए और इसको कवर कर लीजिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो क्या बताता? D इंटू एच माइनस G इंटू ई। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम लोग A21 के माइनर निकालो। तो A21 में आप क्या करोगे? 2 सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को आप कवर कर लो, सेकेंड रो को आप कवर ऐसे कर लो, और फर्स्ट कॉलम ये दोनों कवर करोगे तो क्या बचेगा? B इंटू आई माइनस एच इंटू सी। इसको आपने कवर कर लिया और ये फर्स्ट कॉलम भी कर लिया, तो आपको क्या दिख रहा है? B इंटू आई एच इंटू सी। चलिए, ये हो गया माइनर। A22 बताइए आप। तो A22 में क्या हो जाएगा? सेकेंड रो प्लस के साइन बना लीजिए, तो A इंटू आई माइनस G इंटू सी। A23 क्या होता है? तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A इंटू एच माइनस B इंटू जी। ठीक है जी, ओके। A31 अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने जा रहा हूं, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा? B इंटू एफ माइनस E इंटू सी। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A इंटू एफ माइनस D इंटू सी। और A33 देख लेते हैं, तो A33 में A इंटू ई माइनस D इंटू बी। तो ये हो गई बात माइनर की, और मुझे लगता है बड़ा आसानी से आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और टर्म आता है जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है, कहा जाए इसका कोई मतलब ही नहीं है, माइनर का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही आप ये टर्म समझोगे तो वो क्या होता है? वो होता है कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर आपको निकालना है। तो कोफैक्टर का देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जिस एलिमेंट का भी आप माइनर निकाल चुके हैं उसमें आपको साइन एक ऐड करना होता है, या तो माइनस या तो प्लस। तो एक तो तरीका ऐसे है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग जो मेथड है वैसे कर लेते हैं। माइनर का, जैसे आपने मान लो इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो -1 का पावर, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 i प्लस j ऑफ माइनर ऑफ दैट एलिमेंट aij। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, कोफैक्टर अगर aij का आपको निकालना है तो क्या बोलता है कि -1 का पावर i प्लस j कर दो और उसके माइनस से इंटू कर दो। तो A11 का अगर मुझे कोफैक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना है? माइनर में निकाल चुका हूं, अब मुझे ये बस साइन एक लगाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि -1 का पावर जब इवन होगा तो ये कोई साइन चेंज नहीं होगा माइनर में, और जब -1 का पावर ऑड हो जाएगा तब ये साइन चेंज कर लेगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। तो यहां पे आप देखिए i और j क्या है? ये है 1 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो अगर मैं A11 का कोफैक्टर लिखूं तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, -1 का पावर 1 1, और माइनर मेरा यही रहेगा। तो मैं माइनर यहां लिख दे रहा हूं, माइनर में लिख देता हूं IE माइनस HF। ठीक है, चलिए
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये वही का वही रहेगा, क्योंकि -1 का पावर इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव ही देगा, यानी सेम का सेम रहेगा। अब आप A12 पे आओगे तो यहाँ पे 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। -1 का पावर ऑड निगेटिव होता है, तो यानी बस इसके माइनर में आप निगेटिव लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप करते जाओगे। A13 -1 के पावर क्या लिखोगे, 1 + 3, और माइनर इसका यही दिया हुआ है, तो यहां पे भी आप देख लो इवन पावर आ जा रहा है, तो यहां पे फिर वही का वही आप कॉपी कर दोगे, तो यहां पे यही सेम हो जाना है। यहां पे बदलेगा क्योंकि 2 + 1 ऑड आ रहा है, तो यहां पे माइनस साइन लगेगा। यहां पे तो अगर आप पैटर्न देखो तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ मतलब कोई साइन नहीं है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब आपको इसका शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। तो आपने माइनर निकाल लिया और माइनर के बाद इस साइन का आपने ध्यान दे दिया, तो आपको कोफैक्टर भी मिल जाएगा। अब आपने बहुत बड़ी चीज सीख ली है, माइनर और कोफैक्टर। अब आती है बात एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट क्या होता है, एड्ज ऑफ ए, इसी को बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एड्ज ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ये होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था ना, ट्रांसपोज तो आप जानते ही हो, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर जो आया उसका ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि यहां पे अगर मैं सभी इसका मैं कोफैक्टर लिखता हूं, ठीक है, तो मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं। अच्छा, मैं कोफैक्टर को मान लो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसी एलिमेंट को। तो अब मान लो मैं A11 लिख रहा हूं तो अब समझ जाना कि मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A23 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, कोफैक्टर लिखा है जो आया है आपका, इसको मैं A11 बोल रहा हूं, इसको मैं A12 बोल रहा हूं, ठीक है, आप समझ गए होगे। तो ऐसे करके आप कोफैक्टर निकाल लोगे। अब यहां पे कोफैक्टर लिख दिया आपने, तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर को आपको लिख देना है लेकिन उसका ट्रांसपोज लेना है, याद रखिएगा। तो ये आपने कोफैक्टर लिखा, अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लो एक बार फिर से अच्छे से, ठीक है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देखो। चलिए, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट के बारे में। कोफैक्ट आप क्या क्या देख लिए, एडजॉइंट देख लिए, कोफैक्टर देख लिए, माइनर देख लिए, ये सब चीजें आपने देख लिए। अब आपकी बात बढ़ गई, कहानी थोड़ा सा और बढ़ाने की टाइम आ गया है। माइनर भी देख लिए, कोफैक्टर भी देख लिए, एडजॉइंट भी देख लिए। अब हम लोग धीरे धीरे इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या समझेंगे, डिटर्मिनेंट्स, कि डिटर्मिनेंट्स किसी इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो देखो भाई, डिटर्मिनेंट्स मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत है तो अभी मैं नहीं मिटा रहा। तो डिटर्मिनेंट ये कहता है कि किसी भी एक रो, किसी भी कॉलम, ध्यान है डायगोनली नहीं जाना है आपको, या तो किसी भी कॉलम या तो किसी भी रो के कोफैक्टर को आप ले लीजिए और उसको उस एलिमेंट से इंटू करके ऐड कर दीजिए, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स
इसका मान लो मैंने ये वाला फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ इसका प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13। बस यही आपको कोई तीन आपको पकड़ लेना, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 पकड़ना होगा, 2 क्रॉस 2 का तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया A11 इंटू, अब यहां पे आप कर लोगे ना भाई, A11 ये दिया, A11 A है और A11 हम लोगों ने कोफैक्टर वहां निकाला था, क्या आया था IE माइनस HF प्लस A12 क्या है B है और इसका कोफैक्टर क्या आया था, इसमें माइनस लग गया था तो इसका कोफैक्टर आ गया था माइनस में यहां डायरेक्ट लगा देता हूं, माइनस DI माइनस GF प्लस A13 क्या था C है, C इंटू DH माइनस GE। बस इसको आप ओपन कर लीजिएगा और जो आंसर आ जाएगा, अभी तो ये वेरिएबल में है तो मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो x या कांस्टेंट में रहेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया डिटरमिनेंट। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप चाहें तो ये भी कर सकते थे, A11 इंटू A11 कर देते, फिर ये कौन सा है A21 इंटू A21 इंटू A31 इंटू A31, मतलब कॉलम में भी आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 रो के ऑप्शन है, 3 कॉलम के ऑप्शन है, तो 6 ऑप्शन है, 6 में से आप कोई एक पकड़ना है आपको, 6 में से कोई एक पकड़ेंगे आपका काम बन जाएगा, जो आपको आसान लगे। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जिसमें जीरो हो वो वाला आप कॉलम या रो पकड़ लीजिए, तो क्या होगा कि जिसमें जीरो हो जाएगा तो एक तो आपका वैल्यू ऐसे ही जीरो हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन बस 2 का ही करना पड़ेगा, एक ये फायदा हो जाएगा। मान लीजिए किसी का B मान लो 0 है तो हमें इसका माइनर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि पता है कि A12 से जब वो इनटू होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अभी आपको क्लियर होगा। अभी मैं जब एग्जांपल्स लूंगा, अभी तो मैं बस वेरिएबल में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। चलिए, ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो अब आप बात करो कि इनवर्स क्या होता है भाई। तो इनवर्स ये होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट आपको मैंने बता दिया क्या होता है, और उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो जो मैट्रिक्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा A इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है। डिटर्मिनेंट A के डिटर्मिनेंट अगर आप उसमें डिवाइड कर दोगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा A इनवर्स। तो आपको एडजॉइंट मिला था, एडजॉइंट क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप A11 A12 A13 A21 A22 कैपिटल A से जब मैं लिख रहा हूं उसका मतलब वो कोफैक्टर है, आप ध्यान रखिएगा उस एलिमेंट का। A31 A3, मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर चुका हूं इसलिए मैं यहाँ ट्रांसपोज नहीं लिख रहा, और इसका आप A से डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता ही है कि ये 1 बाई डिटर्मिनेंट, मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू K है, तो क्या होता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कांस्टेंट से अगर आप इनटू करते हैं तो क्या हो जाता है, या डिवाइड करते हैं तो सभी एलिमेंट में उससे डिवीजन हो जाता है। तो यानी मान लीजिए यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है तो यहाँ A11 बाई 2 A21 बाई 2 ऐसे करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका A इनवर्स। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो आपका 3.4 एक्सरसाइज था अब ऐसे होगा, वहां एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से था, आप उसको कर सकते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 3.4। तो उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं उसको करेंगे, और तब शायद आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कोफैक्टर क्या है, माइनर क्या है। ठीक है, चलिए, तो आई होप अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि कॉपी पे पढ़ना और बोर्ड पे पढ़ने का एक अलग डिफरेंस है। ठीक है ना, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं डिटर्मिनेंट पे। उसके पहले डिटर्मिनेंट का एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे आप कर लो। ऐसे मैं एक क्वेश्चन दे लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
सिंपल सा क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक, तो क्या करोगे, कोफैक्टर कोई भी 3 निकाल लो। तो मैं कहूंगा कि यार सबसे आसान पहला रो को कवर कर लो, क्योंकि कोई अंतर तो है नहीं, कोई जीरो होता तो हम लोग मेहनत करते हैं, पहले ही रो को कर लेते हैं। इसको कवर किया, इसका कोफैक्टर मिल गया कितना, तो A11 मेरा मिल गया कोफैक्टर 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। और एक और चीज, -1 का पावर क्या है यहाँ, ये एलिमेंट कितना है, 1 + 1 है ना। तो यानी ये साइन चेंज होता नहीं है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। 45 माइनस 48 -3। A12 आप निकालिए, मेरे से पहले आपको निकालना है भाई। 2 इसको कवर कर लिया, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36, 36 माइनस 7 इंटू 6 42 -6। लेकिन 2 क्या है, 2 पे एक पावर ऑड पावर आएगा, 1 + 2 पोजीशन है ना, तो ये ऑड पावर आएगा, तो यानी ये 6 बन जाएगा। A13 देखिए, कोफैक्टर में निकाल रहा हूं, A13 देखिए 3, इसको कवर किया, इसको कवर किया, तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस 35 यानी -3। और यहां पे देखिए 1 + 3 का समेशन इवन आ रहा है, तो हमें साइन चेंज नहीं मिलेगा, -3 हो जाएगा। चलिए, कोफैक्टर निकल गया, कोई 3 हमें निकालना था। जब आपसे पूछेगा इनवर्स निकालना, तब तो आपको 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछा है, तो आप कोई 3 एलिमेंट डायगोनली बस नहीं लेना है आपको, कैसे भी एलिमेंट रो या कॉलम का आप निकाल लीजिए। तो मैंने तीनों का निकाल लिया एक बार। तो फॉर्मूला क्या था डिटरमिनेंट का, A11 प्लस A12 प्लस A13 तो A11 क्या है, यहाँ पे 1 है, A11 क्या है, -3 है, A12 क्या है, 2 है, A12 क्या है, 6 है, A13 क्या है, 3 है, और A13 ठीक है। तो ये आपका -3 हो गया, इसको आप सॉल्व कर लो तो हो गया -3 12 -9 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस तरह से आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। अब एक बार आपके लिए मैं थोड़ा सा और मेहनत करना चाहूंगा, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं इस कॉलम से मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं अब क्या करना चाह रहा हूं कि A1 मुझे कौन कौन सा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, A12 मैं निकाल चुका हूं पहले ही, मुझे A22 का और A32 का कोफैक्टर निकालना होगा। तो मैं कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं A22 का, A21 का, A12 का मैं निकाल चुका हूं, ये A12 है ना, इन तीनों का मुझे निकालना है कोफैक्टर। तो A22 का निकालने जा रहा हूं, मतलब इसका कोफैक्टर, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, क्या बचा 1 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3, 9 माइनस 21 कितना हो गया भाई, -12, और 2 + 2 इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। चलिए, अब इसका पोजीशन क्या है, A32, तो इसको कवर कर लिया, इसको तो 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो गया -6। लेकिन क्या ये कोफैक्टर है, नहीं, ये माइनर है, तो कोफैक्टर क्या होगा, 3 + 2 कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड होगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -1 का पावर 3 + 2 लिखोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर आपको इसको पता चल गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 2 इंटू 6, 5 इंटू 8 इंटू, अब ये हो गया 12,
ये हो गया -60, ये हो गया 48। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है। देखिए, तो मैं ये इसलिए सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कि यहां पे आप किसी भी तरह से आप 3 को फैक्टर निकाल लो तो आपको आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है।